डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11वीं क्लास के गणित का चैप्टर सांख्यिकी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें हम लोग को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखना है कि क्या क्या होती है। तो माध्य होती है, जिसको माध्य का दूसरा नाम है समानांतर माध्य। उसके बाद माध्यक होता है या इसी को बोला जाता है माध्यिका। तीसरा का होता है बहुलक। ठीक, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है 2, 8, 8, 12, 25। इसका माध्य निकालना होगा तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का माध्य बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का यहाँ पर माध्य नहीं होगा, आंकड़ों का योग होगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो जितना आंकड़ा दिया हुआ है इसका यहाँ पर योग कर दिए, अब बटा कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे। तो योग करेंगे तो 55 बटा 5 कितना हो गया 11 मरतबे। तो यहाँ पर माध्य निकल के आ गया 11। ठीक, यहाँ पर माध्य निकल के आ गया हम लोग का 11। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए। खड़ा 2 बल्लेबाजों द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रनों का विचार कीजिए। 2 बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी। इसका बल्लेबाज ए का रन यह है, इस प्रकार बनाया है। बल्लेबाज बी का रन यह है, इस प्रकार बनाया है। ठीक, तो यहाँ पर बल्लेबाजों का हम लोग देखेंगे माध्य। तो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों का माध्य निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो होगा 530 और बट्टा में 10। तो 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 53। इसी तरह बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य निकालेंगे तो आएगा हमारा, उसका भी टोटल जोड़ेंगे तो 530 बट्टा 10 करेंगे तो आएगा 53। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं माध्य। माध्यिका के लिए देखिए, माध्यिका के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले लिखना पड़ता है। ठीक, जैसे बल्लेबाज ए का रन अगर देखा जाएगा तो जितना दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 गो है। तो 10 गो है तो बीच में इसके 2 गो आएगा 42, 64। तो ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 53। ठीक, इसी तरह बल्लेबाज बी का रन निकालेंगे तो बल्लेबाज बी के सभी रनों को जोड़ेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। देखेंगे बीच में हमारे दोनों 53 आ रहा है। ठीक, बीच में यहाँ दोनों 53 आ रहा है तो 53 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी आएगा 53। दोनों 53 को जोड़िए, 2 से भाग दिए। ठीक, तो दोनों 53 को जोड़े तो 106 आया है, बटा में 2 तो 53। इस तरह हम लोग देखिए कि माध्य भी हमारा 53 ही आया है और माध्यिका भी 53 है। तो इसके बाद देखिए हम लोग दोनों माध्य निकाले हैं और माध्यिका निकाले हैं। दोनों से हम लोग देखें कि दोनों का मान जो है 53 ही आया है। ठीक, तो इससे हम लोग को यह पता नहीं हो रहा है कि कौन सा बल्लेबाज अच्छा खेला है, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम पाते हैं कि दोनों बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य एवं माध्यिका बराबर है। ठीक, तो इससे हम लोग को यह पता नहीं चल रहा है कि किस बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा है, किसका खराब है। ठीक, तो इसके लिए आइए हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे। बल्लेबाज ए का संख्या रेखा पर हम लोग दिखा रहे हैं तो एक बार 0 बनाया है, एक बार 7 बनाया है, एक बार 5 बनाया है, 2 बार 30 बनाया है, 42 बनाया है। ठीक, 63 बनाया है। तो इसका मतलब जो अंक हैं उसको यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया। इसी तरह बी जो है, बी बल्लेबाज बी जो है उसका अंक को यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देखिए बल्लेबाज ए का यह है और बल्लेबाज बी का। ठीक, तो इसका जो अधिकतर रन है हमारा जो माध्य निकाले थे 53, माध्यिका 53 आया था, उसके आसपास में इसका रहा है। और इसमें कबो 0 है अंक, कबो 30 है, कबो 5 है, कबो 71 है, कबो 117 है, कबो 42 है। मतलब अलग अलग इसका मतलब ज़्यादा दूरी पाया। मतलब कहने का मतलब
हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बल्लेबाज बी का जो रन है पास पास में है, बिखराव इसका कम है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ए का जो रन है अधिक दूरी पर है, ठीक, जहाँ तहाँ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम हम देख रहे हैं, हम पाते हैं कि बल्लेबाज बी के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास है, बी के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब माद एवं माध्यिका के इर्द गिर्द गुच्छित है। मतलब जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोग निकाले थे, तिरपन आया था, उसी के आसपास में इसका संगत बिंदु है ना, जबकि बल्लेबाज ए के संगत बिंदु अधिक बिखराव है, मतलब अधिक इधर उधर है या अधिक फैले हुए हैं। अतः दिए हुए आंकड़ों के बारे में संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्याप्त नहीं है। मतलब सूचना को स्पष्ट देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सही नहीं है। तो सही क्या है, तो आइए हम लोग सही के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह जो विक्षेपण है यह हमारी किसी बल्लेबाज का प्रदर्शन देने में, किसका प्रदर्शन अच्छा है किसका खराब है, उसके लिए हम लोग चुनते हैं अब विक्षेपण, डिस्पर्सन। किसी आंकड़े का वह गुण जो यह बताता है कि आंकड़े के पदों के मान माध्ययों के परितः कितना बिखरे हुए हैं, ठीक, मतलब किसका कितना बिखरा हुआ है यह बता देगा विक्षेपण। विक्षेपण को जानने के लिए पहले विचलन को समझिए। विचलन क्या होता है, किसी चरमान तथा समानांतर माध्य के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो डी बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई यह जो है चर मान है, और यहाँ पर बार मतलब यह है माध्य, मतलब चर मान में से माध्य को घटा देंगे तो हमारे विचलन निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है तो इसका माध्य निकालेंगे, माध्य को एक्स बार से सूचित किया जाता है, तो जोड़कर 5 से भाग दिए सबको जोड़कर तो 11 आया। तो यहाँ पर अगर 2 का माध्य पूछा जाएगा, सॉरी 2 का विचलन पूछा जाएगा तो 2 में से माध्य को घटा देंगे, 2 माइनस 11 तो -9 आया। यह जो मापांक का सिंबल है यह मापांक के बाहर से निकलेगा तो यहाँ पर धनात्मक निकलेगा। इसी तरह 8 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे तो 8 - 11 -3 होगा, और -3 मापांक में से निकलेगा तो +3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए विक्षेपण की माप, किसी बंटन के चरम पदों के अंतर की माप या किसी बंटन के पदों के विचलनों के औसत माप को विक्षेपण की माप कहते हैं। विक्षेपण की माप 4 तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। पहला परिसर, दूसरा का चतुर्थक विचलन, तीसरा का माध्य विचलन, यहाँ पर मानक विचलन, ठीक। चतुर्थक विचलन का दूसरा नाम है अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर, ठीक। पहला हम लोग देखेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर सबसे बड़े आंकड़ों में से सबसे छोटे को घटा दिया जाता है तो परिसर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है, ठीक, तो इसका अगर परिसर निकालना होगा तो सबसे अधिक क्या है 27, 27 में से 1 घटा दिए, क्या निकल गया 26, यह हो गया परिसर, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन। देखिए चतुर्थक विचलन क्या है, किसी बंटन का अंतर, किसी बंटन का अंतर चतुर्थक परिसर उस बंटन के उच्च चतुर्थक Q3 तथा निम्न चतुर्थक Q1 के अंतर को कहा जाता है। कहने का मतलब चतुर्थक विचलन निकालना होगा, या इसी का दूसरा नाम है अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ठीक। एग्जाम्पल की तरह इसको समझिए, एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पर देखिए, इसको स्पष्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोई बंटन, ठीक, तो पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे, ठीक, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा है इसमें 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक। सबसे छोटा को लिख लिए। उसके बाद इससे बड़ा क्या है 3, उसके बाद है 4 2 बार है, उसके बाद है 5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बीच इसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक, 2 भाग में बांट दिए। इधर वाला हो जाएगा हमारा Q1, इधर वाला Q2,
Q3, इधर वाला Q1, इधर वाला Q3। Q1 कैसे निकलेगा, तो इसमें है इधर 4 गो है, तो इसमें देखेंगे बीच में क्या है, तो फिर इधर बीच में 2 चर मान आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 2 4, 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बीच में 2 गो आ रहा है, ठीक, 4 + 5 4 + 5/2, तो हो जाएगा 9/2। 9 में 2 से भाग देंगे तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा 4.5। ठीक, तो हमको निकालना है चतुर्थक परिसर। ठीक, चतुर्थक परिसर या विचलन, चतुर्थक विचलन, इसका 2 नाम है। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला, Q3 - Q1। तो Q3 का वैल्यू है 4.5, Q1 का वैल्यू है 2, घट जाएगा तो हो जाएगा 2.5। ठीक, अब देखिए, अगर आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सर यहाँ पर तो 8 गो अंक था, तो 4 गो इधर 4 गो इधर बांट लिए, लेकिन अगर सम संख्या था तो बांट लिए 2 भाग में, अगर विषम संख्या रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इससे हम लोग समझेंगे। इसको आरोही क्रम में पहले सजाइए। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 2 2 3 4 4 5 5, तो देखिए ये 7 गो है, तो बीच में तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसको जो बीच में आ रहा है इसको हम लोग छोड़ देते, इसको काट देंगे। ठीक, इसको ना ही इधर लेंगे ना ही इधर लेंगे। अब इधर यह हो जाएगा Q1, यह होगा Q3। ठीक, तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है 2, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा, इधर बीच में क्या आ रहा है 5, तो यह हमारा Q3 का वैल्यू हो जाएगा। तो और चतुर्थक विचलन हम निकालेंगे, चतुर्थक विचलन, तो Q3 - Q1, तो कितना हो जाएगा, Q3 का वैल्यू कितना है, Q3 का वैल्यू है 5, Q1 का वैल्यू है, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग 5 विधि में से जो हम लोग 4 विधि जो था हम लोग का विक्षेपण की माप, उसमें से 2 विधि हम लोग का क्लियर हुआ, एक परिसर, दूसरा का चतुर्थक विचलन। अगले क्लास में आज इतना ही रहने दिया जा रहा है, अगले क्लास में हम लोग माध्य विचलन और मानक विचलन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11वीं क्लास के गणित का चैप्टर सांख्यिकी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें हम लोग को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखना है कि क्या क्या होती है। तो माध्य होती है, जिसको माध्य का दूसरा नाम है समानांतर माध्य। उसके बाद माध्यक होता है, या इसी को बोला जाता है माध्यिका। तीसरा का होता है बहुलक। ठीक, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है 2 8 8 12 25, इसका माध्य निकालना होगा, तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का माध्य बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का यहाँ पर माध्य नहीं होगा, आंकड़ों का योग होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो जितना आंकड़ा दिया हुआ है इसका यहाँ पर योग कर दिए, अब बटा कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, तो योग करेंगे तो 55 बटा 5 कितना हो गया 11 मरतबे। तो यहाँ पर माध्य निकल के आ गया 11। ठीक, यहाँ पर माध्य निकल के आ गया हम लोग का 11। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए। खड़ा 2 बल्लेबाजों द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रनों का विचार कीजिए। 2 बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी।
इसका बल्लेबाज ए का रन यह है, इस प्रकार बनाया है, बल्लेबाज बी का रन यह है, इस प्रकार बनाया है। ठीक, तो यहाँ पर बल्लेबाजों का हम लोग देखेंगे माध्य। तो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों का माध्य निकालेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो होगा 530 और बट्टा में 10, तो 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 53। इसी तरह बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य निकालेंगे तो आएगा हमारा, उसका भी टोटल जोड़ेंगे तो 530 बट्टा 10 करेंगे तो आएगा 53। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं माध्य। माध्यिका के लिए देखिए, माध्यिका के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले लिखना पड़ता है। ठीक, जैसे बल्लेबाज ए का रन अगर देखा जाएगा तो ये जितना दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गो है। तो 10 गो है तो बीच में इसके 2 गो आएगा, 42 64, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 53। ठीक, इसी तरह बल्लेबाज बी का रन निकालेंगे तो बल्लेबाज बी के सभी रनों को जोड़ेंगे, सॉरी आरोही क्रम में सजाएंगे, देखेंगे बीच में हमारे दोनों 53 आ रहा है। ठीक, बीच में यहाँ दोनों 53 आ रहा है तो 53 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी आएगा 53। दोनों 53 को जोड़िए, 2 से भाग दिए। ठीक, तो दोनों 53 को जोड़े तो 106 आया है, बटा में 2 तो 53। इस तरह हम लोग देखिए कि माध्य भी हमारा 53 ही आया है और माध्यिका भी 53 है। तो इसके बाद देखिए हम लोग दोनों माध्य निकाले हैं और माध्यिका निकाले हैं, दोनों से हम लोग देखें कि दोनों का मान जो है 53 ही आया है। ठीक, तो इससे हम लोग को यह पता नहीं हो रहा है कि कौन सा बल्लेबाज अच्छा खेला है, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम पाते हैं कि दोनों बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य एवं माध्यिका बराबर है। ठीक, तो इससे हम लोग को यह पता नहीं चल रहा है कि किस बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा है, किसका खराब है। ठीक, तो इसके लिए आइए हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे। बल्लेबाज ए का संख्या रेखा पर हम लोग दिखा रहे हैं तो एक बार 0 बनाया है, एक बार 7 बनाया है, सॉरी एक बार 5 बनाया है, एक 2 बार 30 बनाया है, 42 बनाया है, ठीक है, 63 बनाया है। तो इसका मतलब जो अंक हैं उसको यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया। इसी तरह बी जो है, बी बल्लेबाज बी जो है उसका अंक को यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देखिए बल्लेबाज ए का यह है और बल्लेबाज बी का। ठीक, तो इसका जो अधिकतर रन है हमारा जो माध्य निकाले थे 53, माध्यिका 53 आया था, उसके आसपास में इसका रहा है। और इसमें कबो 0 है अंक, कबो 30 है, कबो 5 है, कबो 71 है, कबो 117 है, कबो 42 है, मतलब अलग अलग इसका मतलब ज़्यादा दूरी पाया। मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बल्लेबाज बी का जो रन है पास पास में है, बिखराव इसका कम है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ए का जो रन है अधिक दूरी पर है। ठीक, जहाँ तहाँ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम देख रहे हैं, हम पाते हैं कि बल्लेबाज बी के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास है, बी के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास है और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब माध्य एवं माध्यिका के इर्द गिर्द गुच्छित है। मतलब जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोग निकाले थे 53 आया था, उसी के आसपास में इसका संगत बिंदु है ना, जबकि बल्लेबाज ए के संगत बिंदु अधिक बिखराव है, मतलब अधिक इधर उधर है या अधिक फैले हुए हैं। अतः दिए हुए आंकड़ों के बारे में संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्याप्त नहीं है। मतलब सूचना को स्पष्ट देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सही नहीं है। तो सही क्या है, तो आइए हम लोग सही के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह जो विक्षेपण है यह हमारी किसी बल्लेबाज का प्रदर्शन देने में किसका प्रदर्शन अच्छा है किसका खराब है उसके लिए हम लोग चुनते हैं। अब विक्षेपण डिस्पर्सन किसी आंकड़े का वह गुण जो यह बताता है कि आंकड़े के पदों के मान माध्यों के प्रति कितना बिखरे हुए हैं। ठीक, मतलब किसका कितना बिखरा हुआ है यह बता देगा विक्षेपण। विक्षेपण को जानने के लिए पहले विचलन को समझिए। विचलन क्या होता है, किसी चरमान तथा समानांतर माध्य के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो डी बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स
बार। एक्स आई यह जो है चर मान है, और यहाँ पर बार मतलब यह है माध्य, मतलब चर मान में से माध्य को घटा देंगे तो हमारे विचलन निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है तो इसका माध्य निकालेंगे, माध्य को एक्स बार से सूचित किया जाता है, तो जोड़कर 5 से भाग दिए सबको जोड़कर तो 11 आया। तो यहाँ पर अगर 2 का माध्य पूछा जाएगा, सॉरी 2 का विचलन पूछा जाएगा तो 2 में से माध्य को घटा देंगे, 2 माइनस 11 तो -9 आया। यह जो मापांक का सिंबल है यह मापांक के बाहर से निकलेगा तो यहाँ पर धनात्मक निकलेगा। इसी तरह 8 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे तो 8 में से 11 -3 होगा, और -3 मापांक में से निकलेगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए विक्षेपण की माप, किसी बंटन के चरम पदों के अंतर की माप या किसी बंटन के पदों के विचलनों के औसत माप को विक्षेपण की माप कहते हैं। विक्षेपण की माप 4 तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला परिसर, दूसरा का चतुर्थक विचलन, तीसरा का माध्य विचलन, यहाँ पर मानक विचलन। ठीक, चतुर्थक विचलन का दूसरा नाम है अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर सबसे बड़े आंकड़ों में से सबसे छोटे को घटा दिया जाता है तो परिसर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है, ठीक, तो इसका अगर परिसर निकालना होगा तो सबसे अधिक क्या है 27, 27 में से 1 घटा दिए, क्या निकल गया 26, यह हो गया परिसर। ठीक, अब देखिए इसके बाद दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन। देखिए चतुर्थक विचलन क्या है? किसी बंटन का अंतर, किसी बंटन का अंतर चतुर्थक परिसर उस बंटन के उच्च चतुर्थक Q3 तथा निम्न चतुर्थक Q1 के अंतर को कहा जाता है। कहने का मतलब चतुर्थक विचलन निकालना होगा, या इसी का दूसरा नाम है अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक, एग्जाम्पल की तरह इसको समझिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर देखिए, इसको स्पष्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोई बंटन, ठीक, तो पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे, ठीक, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा है इसमें 2 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, सबसे छोटा को लिख लिए। उसके बाद इससे बड़ा क्या है 3, उसके बाद है 4 2 बार है, उसके बाद है 5 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बीच इसको 2 भाग में बांट देंगे। ठीक, 2 भाग में बांट दिए। इधर वाला हो जाएगा हमारा Q1, इधर वाला Q3, इधर वाला Q1, इधर वाला Q3। Q1 कैसे निकलेगा? तो इसमें है इधर 4 गो है, तो इसमें देखेंगे बीच में क्या है, तो फिर इधर बीच में 2 चर मान आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 2 4, 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बीच में 2 गो है, ठीक, 4 + 5 सॉरी 4 + 5/2, तो हो जाएगा 9/2। 9 में 2 से भाग देंगे तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा 4.5। ठीक, तो हमको निकालना है चतुर्थक परिसर। ठीक, चतुर्थक परिसर या विचलन, चतुर्थक विचलन, इसका 2 नाम है। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1। तो Q3 का वैल्यू है 4.5, Q1 का वैल्यू है 2, घट जाएगा तो हो जाएगा 2.5। ठीक, अब देखिए अगर आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सर यहाँ पर तो 8 गो अंक था, तो 4 गो इधर 4 गो इधर बांट लिए, लेकिन अगर सम संख्या था तो बांट लिए 2 भाग में, अगर विषम संख्या रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इससे हम लोग समझेंगे। इसको आरोही क्रम में पहले सजाइए। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 2 2 3
4 4 5 5। तो देखिए ये 7 गो है, तो बीच में तो यहाँ पर ही 4 आ रहा है, तो इसको जो बीच में आ रहा है इसको हम लोग छोड़ देते, इसको काट देंगे। ठीक, इसको ना ही इधर लेंगे ना ही इधर लेंगे। अब इधर यह हो जाएगा Q1, यह होगा Q3। ठीक, तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है 2, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा। इधर बीच में क्या आ रहा है 5, तो यह हमारा Q3 का वैल्यू हो जाएगा। तो और चतुर्थक विचलन हम निकालेंगे, चतुर्थक विचलन। तो Q3 माइनस Q1, तो कितना हो जाएगा? Q3 का वैल्यू कितना है? Q3 का वैल्यू है 5, Q1 का वैल्यू है, Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग 5 विधि में से जो हम लोग 4 विधि जो था हम लोग का विक्षेपण की माप, उसमें से 2 विधि हम लोग का क्लियर हुआ, एक परिसर, दूसरा का चतुर्थक विचलन। अगले क्लास में आज इतना ही रहने दिया जा रहा है। अगले क्लास में हम लोग माध्य विचलन और मानक विचलन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।